नमस्कार दोस्तों, पशु परिचर भर्ती परीक्षा 2023 के सिलेबस में बी पार्ट में पशुओं से संबंधित कुछ टॉपिक दिए गए हैं। उन्हीं में से एक टॉपिक है सींग रोधन। इस वीडियो में हम इस टॉपिक पर बात करेंगे। सींग रोधन क्यों किया जाता है, सींग रोधन की कौन कौन सी विधियाँ हैं, आदि सभी बातों पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। सींग रोधन क्या है? तो सींग रोधन यानी पशुओं के सींगों को बढ़ने से रोकना सींग रोधन कहलाता है। यानी कि पशुओं में सींग ना बढ़े, इसके लिए जो विधियां काम में ली जाती है उसको सींग रोधन कहते हैं। तो पशुओं के सींगों को बढ़ने से रोकना ही सींग रोधन कहलाता है। सींग रोधन तकनीक से गाय, भेड़ और बकरी आदि पशुओं का बाल्यावस्था में ही सींग कलिका को विभिन्न विधियों द्वारा दबा दिया जाता है। ये विधियां कौन कौन सी है, हम उनको इसी क्लास में आगे पढ़ेंगे। जिससे सींग बनने या वृद्धि होने से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। यानी कि पशुओं में उसके बाद सींगों का विकास नहीं होता है, मतलब कि पशुओं में उसके बाद सींग नहीं निकलते हैं। तो सींगों को रोकने की जो विधि है उसको सींग रोधन कहते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सींग रोधन क्यों किया जाता है, कि पशुओं में सींग रोधन क्यों किया जाता है, इसके पीछे का क्या उद्देश्य है उसको जानते हैं। तो देखो, पशुओं में सींगों की बहुत उपयोगिता नहीं है। यानी कि पशुओं में सींगों की उपयोगिता नहीं है, मतलब सींगों का कोई ज़्यादा महत्व नहीं है। तो सींग विहीन पशुओं की देखभाल आसानी से की जा सकती है। यानी कि जिन पशुओं में सींग नहीं होगी तो उनकी देखभाल आसानी से की जा सकती है। उनमें होने वाली बीमारियों, सींगों में जो बीमारियां होती है, जैसे सींग का कैंसर, सींग के खोल का उतरना और सींग का टूटना आदि से सुरक्षित रखा जा सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पशुओं में सींग नहीं होंगे तो उनको उनमें होने वाली बीमारियों से बचा जा सकता है। जैसे सींग का कैंसर होता है पशुओं में, तो उससे बचा जा सकता है अगर सींग नहीं होंगे तो। सींग के खोल का उतरना, इस समस्या से बचा जा सकता है अगर उनके सींग बचपन में ही ख़त्म कर दिए जाए या बढ़ने से रोक दिया जाए तो। सींगों के टूटने की समस्या, कई बार पशुओं के सींग बड़े हो जाते हैं, किसी कारणवश वो सींग टूट जाता है और उसमें फिर संक्रमण फैल जाता है। तो इन बीमारियों से भी यहाँ पर बचा जा सकता है। पशु गौशालाओं में कम स्थान लेना। पशु गौशाला में आपको पता है कि बहुत सारे पशु होते हैं, जैसे बहुत सारी गायें हैं। अगर उनके बड़े बड़े सींग हैं तो वो स्थान ज़्यादा घेरेंगे, अगर उनके सींग नहीं होंगे तो वो कम स्थान घेरेंगे। इसलिए भी सींगों को बढ़ने से रोक दिया जाता है। इन देखभाल में भी अच्छा लगता है। जब व्यक्ति पशुओं की देखभाल करते हैं, अगर उनके बड़े बड़े सींग नहीं होंगे तो उनको मारने का डर कम रहता है, इंसान को चोट नहीं पहुँचा सकेगी। ऐसी बातों के लिए सींगों को बढ़ने से रोक दिया जाता है। तो सींग रोधन क्यों किया जाता है, यानी कि पशुओं में सींगों को बढ़ने से क्यों रोका जाता है। तो उसमें पशुओं में एक तो बीमारी नहीं फैलेगी, जैसे सींग का कैंसर है, खोल का उतरना है, सींग का टूटना आदि है। गौशालाओं में कम स्थान घेरेंगे तो उसकी समस्या खत्म हो जाएगी। और देखभाल में अच्छा लगता है, यानी कि जो है वो किसी व्यक्ति को चोट नहीं पहुंचाएंगे, किसी व्यक्ति को इनकी देखभाल करने में डर नहीं लगेगा। आदि बातों के लिए सींग रोधन किया जाता है। यानी कि सींगों को बढ़ने से बचपन में ही रोक दिया जाता है, जिससे पशुओं के सींग नहीं निकलते हैं। अब देखो, अब इसमें हम बात करते हैं कि सींग रोधन की विधियां कौन कौन सी है। हम पढ़ेंगे, इसमें 5 या 6 विधियां हैं जिसके द्वारा सींग रोधन किया जाता है, यानी कि सींगों को बढ़ने से रोका जाता है। पहली विधि है दोस्तों रासायनिक विधि। इसको आप केमिकल विधि भी कह सकते हो। तो यह विधि शुरुआत में काम में ली जाती है, यानी कि जब पशु का बच्चा छोटा होता है तब इस विधि को काम में लिया जाता है। जब पशु का बच्चा 7 से 15 दिन का होता है, यानी शिशु जो है, पशु का जो बच्चा है वो 7 से 15 दिनों का होता है, उसी समय इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। यह विधि सबसे उपयुक्त है, यानी कि सबसे उपयुक्त विधि जो है वो रासायनिक विधि है सींग रोधन की प्रक्रिया में। इस विधि को वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। तो ये विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है। तो इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है कि सींग रोधन में वैज्ञानिक विधि कौन सी है, या सींग रोधन की प्रक्रिया में वैज्ञानिक विधि कौन सी है। तो आपको ध्यान रखना है, रासायनिक विधि जो है सींग रोधन की वो एक वैज्ञानिक विधि है और यही विधि सबसे उपयुक्त विधि है। या फिर ऐसा भी पूछा जा सकता है, बचपन में किस विधि के द्वारा सींग रोधन किया जाता है, यानी 7 या 15 दिन का शिशु होता है, उसका सींग रोधन करने के लिए किस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें आपको करना है रासायनिक विधि। इस प्रकार कई प्रश्न जो है उस टॉपिक से बन सकते हैं। तो अब देखो दोस्तों, यहाँ पर 2 पॉइंट दिए गए हैं जिनको आपको याद रखना है। रासायनिक विधि में क्या है कि इस विधि में इन केमिकल का उपयोग किया जाता है, यानी कि रासायनिक विधि में इन 2 केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। तो आपको इन दोनों केमिकलों का नाम जो है वो याद रखना है। पहला जो केमिकल है वो है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसी का दूसरा नाम है कास्टिक सोडा। ये तो आपने सुना ही होगा, कास्टिक सोडा।
और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका जो ये याद रखना है आपको, NaOH जो है वो रासायनिक विधि में इन केमिकलों का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इन दोनों नामों को आपको ध्यान में रखना है। ये प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। जैसे कि पूछा जा सकता है कि रासायनिक विधि में किन केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। आपको वहाँ पर ऑप्शन में NaOH देखने को मिलेगा या KOH आपको देखने को मिलेगा, या दोनों भी देखने को मिल सकते हैं। तो आपको इन केमिकलों के नाम को याद रखना है। पहला NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और दूसरा है KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं दूसरी विधि की। ये दूसरी विधि का नाम है गर्म छड़ विधि। गर्म छड़ विधि, असुरक्षित विधि। ये विधि जो है वो असुरक्षित विधि है, सुरक्षित नहीं है। इस विधि में गर्म छड़ से सींग को दाग देते हैं, यानी कि सींग को दबा देते हैं। इसमें होता क्या है कि लोहे की एक छड़ ली जाती है और उसको अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। गर्म करने के बाद इस गर्म छड़ से पशु के जो छोटे सींग होते हैं उनको दबा दिया जाता है या उससे दाग दिया जाता है, जिससे ये होता है सींग की जो कोशिकाएं होती है वो ख़त्म हो जाती है और इससे पशु के सींगों का विकास नहीं होता है या सींग निकलना जो है वो बंद हो जाते हैं। तो इसमें घाव बनने का खतरा रहता है। इस विधि में क्या होता है कि जहाँ पर ये छड़ लगाई जाती है पशु के सींगों को जहाँ से दागा जाता है वहाँ पर घाव बनने की समस्या रहती है और संक्रमण का खतरा होता है। यानी घाव बन गया तो उसमें संक्रमण हो जाएगा, कीड़े पड़ने की संभावना होती है, कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं जिससे पशु की हालत जो है वो ख़राब हो जाती है। तो गर्म छड़ विधि में क्या होती है कि इसमें लोहे की छड़ होती है, उसको गर्म करके अधिक ताप पर पशु के सींगों को दागा जाता है। ये विधि उपयुक्त नहीं है, सुरक्षित नहीं है ये विधि। तो इसमें घाव बनने की समस्या रहती है, संक्रमण हो जाता है और पशु के सर में जो है वो कीड़े पड़ जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरी विधि की। तीसरी विधि है ये इलेक्ट्रॉनिक डीहार्नर विधि। इलेक्ट्रॉनिक डीहार्नर विधि है ये सींग रोधन की तीसरी विधि है। आपको इस नाम को याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक डीहार्नर विधि जो है वो सींग रोधन की विधि है। तो इस विधि में 1000 फ़ारेनहाइट यानी कि 540 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर आपको ये याद रखना है, 540 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर डीहार्नर यंत्र को गर्म करके सींग पर लगाते हैं। डीहार्नर यंत्र, ये एक डीहार्नर यंत्र है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो बिजली के द्वारा संचालित होता है और बिजली में लगाने के बाद इसका तापमान जो है वो 540 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब बढ़ जाता है तब इसको ये पूरी तरीके से गर्म हो जाता है। गर्म होने के बाद ये पशु के जो सींग होता है उस सींग पर इसको लगाया जाता है। इससे सींग की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। अब होता क्या है कि इतने अधिक तापमान के इस यंत्र को जब पशु के सींग पर लगाया जाता है तो पशु के सींग की कोशिकाएं जो है वो नष्ट हो जाती हैं। अब कोशिकाएं नष्ट हो जाएगी तो वहाँ पर जो सींग का विकास होना है वो बंद हो जाएगा, क्योंकि सींग की जो कोशिकाएं थी जिनके द्वारा सींग का विकास हो रहा था उन कोशिकाओं को नष्ट कर दिया गया। तो इसके बाद कोशिकाएं नष्ट हो जाने के बाद उस जगह पर सींग का विकास नहीं होगा, यानी कि पशु में सींग बढ़ना रुक जाएगा। तो पशुओं में सींग रोधन की ये तीसरी विधि थी। इसका नाम आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉनिक डीहार्नर विधि और डीहार्नर यंत्र। अब इसमें प्रश्न इस प्रकार का बन सकता है कि डीहार्नर यंत्र का इस्तेमाल पशुओं में कब किया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि सींग रोधन में डीहार्नर यंत्र का प्रयोग किया जाता है और डीहार्नर विधि भी इसी का नाम है। इस यंत्र के नाम पर इस विधि का नाम है इलेक्ट्रॉनिक डीहार्नर विधि, यानी कि ये बिजली के द्वारा संचालित होता है इसलिए ये इलेक्ट्रॉनिक है। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों 4 नंबर विधि कौन सी है। तो देखो इलास्ट्रेट यंत्र, रबर बैंड विधि भी इसको कहते हैं। ये क्या है? इलास्ट्रेट यंत्र। आपको याद रखना है इलास्ट्रेट यंत्र और रबर बैंड विधि, दो नाम इसके, रबर बैंड विधि भी इसको कहते हैं। तो यह विधि 10 सेंटीमीटर तक लंबे सींग या छोटे सींग वाले पशुओं के लिए उपयोगी है। ये बोल रहा है कि इस विधि में 10 सेंटीमीटर तक लंबे सींग, जिस पशुओं के 10 सेंटीमीटर तक लंबे सींग होते हैं या छोटे सींग वाले पशुओं के लिए उपयोगी है, यानी कि भेड़ और बकरियों में इस विधि का इस्तेमाल किया जाता है। भेड़ और बकरी जो होती है उनके सींगों को दबाने के लिए या बढ़ने से रोकने के लिए इस विधि का इस्तेमाल इसमें किया जाता है। तो इसमें सींग रोधन के समय में 3-6 सप्ताह का समय लगता है। इस विधि में क्या होता है कि इस विधि की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 3 या 6 सप्ताह का समय इसमें लगता है, उसके बाद सींग गिर जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें सींग रोधन में इलास्ट्रेट यंत्र का उपयोग करने के बाद 3 या 6 सप्ताह का समय लगता है, उसके बाद पशु के सींग जो है वो अपने आप गिर जाते हैं।
भेड़ और बकरी में ये अधिक उपयोगी होती है। तो आपको यहाँ पर इस यंत्र का यह नाम याद रखना है, इलास्ट्रेट यंत्र। और ये 10 सेंटीमीटर लंबे सींग वाले जो छोटे सींग वाले जो पशु होते हैं उनके लिए उपयोगी है। और इसमें 3 या 6 सप्ताह का समय लगता है पशुओं के सींग गिरने में। अब दोस्तों बात करते हैं 5वीं विधि की, और ये अंतिम विधि है आरी विधि। ये तो बहुत सामान्य है, हम लगभग ग्रामीण परिवेश में इसी विधि का सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, आरी विधि। ये क्या होता है कि अधिक उम्र वाले पशुओं में ज़्यादा कारगर है। यानी कि अधिक उम्र, जिन पशुओं के सींग बड़े हो जाते हैं या जो पशु अधिक उम्र के होते हैं, उन पशुओं में इस विधि का अधिक इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उनके सींग जो है वो पक जाते हैं। और इस विधि में आरी से सींगों को काट दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि बड़े हुए सींग जो है पशुओं के, उन बड़े हुए सींगों को आरी के द्वारा काट दिया जाता है। क्योंकि सींग पके हुए होते हैं, इनमें किसी प्रकार की कोशिका वगैरह नहीं होती है, तो इन सींगों को काट देने से किसी भी प्रकार का संक्रमण नहीं होता है। तो बड़े हुए सींगों को आरी से काट दिया जाता है। तो इस विधि को नाम दिया गया है आरी विधि। तो दोस्तों हमने पढ़ा कि सींग रोधन की प्रक्रिया क्या है, या सींग रोधन क्या है, सींग रोधन क्यों किया जाता है, और सींग रोधन की विधियाँ कौन कौन सी है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस टॉपिक में जितने भी डाउट थे वो सभी क्लियर हो गए होंगे। और दोस्तों इसी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी हुई जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए